हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन सीरीज के पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड देख लिया है। आज हम 4 देखने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज जो हमारी चल रही है। अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। कल हमने पढ़ा था सम फेमस बुक्स ऑन शेक्सपियर, तो ये सब ख़त्म हो चुके थे। उसके आगे से हम पढ़ेंगे आज टू बी नोटेड, इसको भी देख लेते हैं। टी.एस. एलियट फेमसली प्रोक्लेम्ड कोरियोलेनस सुपीरियर टू हैमलेट इन सैक्रेड वुड। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टी.एस. एलियट ने प्रसिद्ध रूप से द सैक्रेड वुड, ये सैक्रेड वुड किसका वर्क है? टी.एस. एलियट का है। टी.एस. एलियट ने अपने ही वर्क में प्रसिद्ध रूप से कोरियोलेनस को क्या बताया है? सुपीरियर बताया है देन हैमलेट। उन्होंने सैक्रेड वुड में क्या बताया है? उन्होंने कोरियोलेनस को हैमलेट से बेहतर बताया है। ओके, आगे क्या कह रहा है? इन विच ही कॉल्स फॉर्मर प्ले अलॉन्ग विद एंटनी एंड क्लोपेट्रा द बार्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रेजिक अचीवमेंट। आगे क्या कह रहे हैं? जिसमें उन्होंने एंटनी और क्लोपेट्रा के साथ पूर्ण नाटक को बार्ड की सबसे बड़ी दुखद उपलब्धि बताया है। बार्ड किसको कहा गया है यहाँ पे? शेक्सपियर के। जो एंटनी और क्लोपेट्रा उनका जो प्ले है शेक्सपियर का, और इसके पहले जो भी प्लेज आए हैं वो शेक्सपियर की सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजिक अचीवमेंट बताया है। किसने बताया है? टी.एस. एलियट ने बताया है। ओके, आगे है एलियट रोट अ 2 पार्ट पोएम अबाउट कोरियोलेनस। एलियट ने भी 2 भाग, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एलियट ने भी 2 भाग लिखा है। क्या लिखा है? किसके बारे में? कोरियोलेनस के बारे में उन्होंने 2 पार्ट लिखा है। कोरियोलैन, जो कि एक अल्टरनेटिव स्पेलिंग ऑफ कोरियोलेनस है। ही ऑल्सो अलूडेड टू कोरियोलेनस इन पैसेज फ्रॉम हिज ओन द वेस्ट लैंड। उन्होंने आगे क्या कह रहा है? टी.एस. एलियट ने कोरियोलेन के बारे में 1-2 भाग की कविता लिखी है। आगे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे, ठीक है, ही ऑल्सो अलूडेड टू कोरियोलेनस इन पैसेज फ्रॉम हिज ओन। उन्होंने अपने वेस्ट लैंड में, जो उनकी वेस्ट लैंड है, उन्होंने कोरियोलेनस के बारे में एक अंश दिया हुआ है। कोरियोलेनस के बारे में उन्होंने एक संकेत दिया है। क्या दिया है? व्हेन ही रोड, जहाँ वो लिखते हैं रिव्यू फॉर अ मोमेंट अ ब्रोकन कोरियोलेनस। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पल के लिए एक टूटे हुए कोरियोलेनस को पुनः जीवित किया जाए। तो सिंपली यहाँ पे आपको याद करने की क्या ज़रूरत है? टी.एस. एलियट ने किस में कहा है? सैक्रेड वुड में। उनका एक वर्क है सैक्रेड वुड, उसमें उन्होंने कोरियोलेनस को बेहतर बताया है हैमलेट से, कि हैमलेट से ज़्यादा बेहतर कौन है? कोरियोलेनस प्ले है। आगे उन्होंने एंटनी और क्लोपेट्रा और भी प्लेज शेक्सपियर के जो फॉर्मर प्लेज हैं उनको क्या कहा है? कि बार्ड का सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजिक अचीवमेंट है, सबसे अचीवमेंट है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी दुखद उपलब्धि बताया है। आगे वो खुद लिखते हैं कोरियोलेनस, यानी कि वो इस पोयम, मतलब कोरियोलेनस के बारे में 2 पार्ट लिखे हैं कोरियोलैन। उन्होंने उसमें क्या लिखा है? मतलब अपने ही वेस्ट लैंड में उन्होंने कोरियोलेनस का भी संकेत दिया है, जहां उन्होंने लिखा है ये रिव्यू फॉर अ मोमेंट अ ब्रोकन कोरियोलेनस। ये लाइनें कहाँ मिलेंगी? इनके जो वर्क है द वेस्ट लैंड, इसमें मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्या है? अगला फैक्ट है जॉर्ज रिचार्ड विल्सन नाइट 1897 वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक एंड एकेडमिक। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं ये जो राइटर है जॉर्ज रिचार्ड विल्सन नाइट, ये 1897 इनका बर्थ है और 1985 इनकी डेथ है। ये इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक है और एकेडमिक है, और ये जाने जाते हैं पार्टिकुलरली फॉर हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ मिथिक कंटेंट इन लिटरेचर। हिज एस्से द व्हील ऑफ फायर, इनका एस्से क्या है? द व्हील ऑफ फायर ऑन शेक्सपियर्स ड्रामाज। जो इनका एस्से है द व्हील ऑफ फायर, ये किस पे लिखा हुआ है? शेक्सपियर के ड्रामास पे लिखा हुआ है। आगे है ही वॉज ऑल्सो एन एक्टर एंड थिएट्रिकल। 1 मिनट, यहाँ पे आपको जानने की जगह द व्हील ऑफ फायर किसका? इन्हीं का है, जो शेक्सपियर के ड्रामा पे लिखा है। ओके, ये एक्टर भी है, थिएट्रिकल डायरेक्टर भी हैं, कंसिडर्ड एन आउटस्टैंडिंग लेक्चरर भी माने जाते हैं। हिज पॉपुलर वर्क्स ऑन शेक्सपियर। अब यहाँ पे क्या है कि उनके कुछ पॉपुलर वर्क्स हैं जो शेक्सपियर पे उन्होंने लिखा है। देख लेते हैं किसका है ये? जॉर्ज रिचार्ड विल्सन नाइट का है। ओके, द व्हील ऑफ फायर भी है जो शेक्सपियर के ड्रामास पे उन्होंने लिखा भी है, और यहाँ पे बताया है कि उनके कुछ पॉपुलर वर्क्स हैं जो शेक्सपियर पे लिखे गए हैं। इसको भी पढ़ लेते हैं। पहला है मिथ एंड मिरेकल, एन एस्से ऑन द मिस्टिक सिम्बोलिज्म ऑफ शेक्सपियर 1929। ये जो है मिथ एंड मिरेकल एक एस्से है जो मिस्टिक सिम्बोलिज्म ऑफ शेक्सपियर जो 1929 में आया हुआ है। ओके, आगे देखते हैं दूसरा, द व्हील ऑफ फायर
इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1930 में आया हुआ है। तीसरा है द इम्पीरियल थीम, ये 1931 में आया है। चौथा है द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट 1932। नेक्स्ट है द क्रिश्चियन रेनेसा with interpretations of Dante, Shakespeare and Goethe and a note on T.S. Eliot 1933। ये सारे शेक्सपियर पे उनके फेमस वर्क्स हैं। जॉर्ज रिचार्ड विल्सन नाइट के फेमस वर्क हैं जो शेक्सपियर पे लिखे गए हैं। अगला है शेक्सपियर एंड टॉल्स्टॉय 1934, ये भी एक वर्क है। प्रिंसिपल्स ऑफ शेक्सपियर्स प्रोडक्शन 1936। द स्कैप्टर्ड आयल, शेक्सपियर्स मैसेज फॉर इंग्लैंड एट वॉर 1940। द ओलिव एंड द शोवर्ड, अ स्टडी ऑफ इंग्लैंड शेक्सपियर 1944। नेक्स्ट, ये सब आपको याद करना रहेगा कि अगर कहीं भी एग्ज़ाम में एक ही पूछ लेगा द क्राउन ऑफ लाइफ ऐसे इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर फाइनल प्लेज ये किसने लिखा है, तो आपको जानना है, इसलिए ये सारा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला वर्क कौन सा है, द क्राउन ऑफ लाइफ एसे इन इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर्स फाइनल प्लेज 1946 में आया हुआ है ये। द इम्पीरियल थीम, फर्दर इंटरप्रिटेशंस ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडीज इंक्लूडिंग द रोमन प्लेज 1951 में आया हुआ है। नेक्स्ट, द म्यूचुअल फ्लेम ऑन शेक्सपियर सोनेट एंड द फिनिक्स एंड द टर्टल 1955 में आया हुआ है। अगला है द सोवरेन फ्लावर ऑन शेक्सपियर एज द पोएट ऑफ रॉयलिज्म 1958 में आया हुआ है। बायरन एंड हैमलेट, ये 1962 में आया है। बायरन एंड शेक्सपियर 1966 में आया हुआ है। नेक्स्ट है शेक्सपियर एंड रिलीजन, एसेज ऑफ 40 ईयर्स, वर्जिल एंड शेक्सपियर 1977 में आया। शेक्सपियर्स ड्रामेटिक चैलेंज ऑन द राइज ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज़ 1977 में आया है। शेक्सपियरियन डायमेंशंस, ये 1984 में आया। तो इतने सारे आपके फेमस वर्क्स थे जो शेक्सपियर पे लिखे गए थे। किसने लिखा था? जॉर्ज रिचार्ड विल्सन नाइट ने लिखा था। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। द व्हील ऑफ फायर भी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी आपके यही लिखे हैं। और कुछ पॉपुलर वर्क्स थे शेक्सपियर पे जो हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे कुछ कमेंट हैं, ट्रिब्यूट पेड टू शेक्सपियर। कुछ कमेंट हैं जो शेक्सपियर पे किए गए हैं, अलग अलग से राइटर ने किया है। देख लेते हैं इसको भी, जो ट्रिब्यूट किया गया है शेक्सपियर को, इसको देख लेते हैं। ओके, पहला है, आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक 12th नाइट। ये किसने कहा है? J.B. शॉ ने कहा है। क्या कहा है उन्होंने? शेक्सपियर को ही ट्रिब्यूट किया है कि काश मैं भी एक ब्यूटीफुल प्ले, एक सुंदर प्ले लिख सकता। किसकी तरह? 12th नाइट की तरह। तो ये किसने कहा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है। ओके, नेक्स्ट, अगला कोट है, इफ़ एवर एनी ऑथर डिज़र्व द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी इट वॉज शेक्सपियर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि कभी किसी लेखक को मौलिकता का नाम दिया गया तो वो कौन था? शेक्सपियर ही था। अगर किसी को ओरिजिनलिटी का नाम दिया जा रहा है किसी भी लेखक को, तो वो इसका हकदार कौन है? शेक्सपियर ही है। ये बात किसने कहा है? अलेक्जेंडर पॉप ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। नेक्स्ट फैक्ट है, नेचर हरसेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिज़ाइंस एंड enjoyed टू वियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन्स। ये किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। ये क्या कह रहे हैं कि प्रकृति को, नेचर हरसेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिज़ाइन, मतलब प्रकृति को खुद उनके डिज़ाइनों पर गर्व था। enjoyed टू वियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन्स, और उनकी जो लाइनों की जो पोशाक पहनने में खुशी होगी। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, प्रकृति को भी शेक्सपियर की जो डिज़ाइनें थी, जो उनके वर्क थे लिखने के, जो उनकी लाइनें थी, प्रकृति को भी उस पर प्राउड था। और आगे क्या कह रहे हैं? शेक्सपियर की जो लाइनें हैं इतनी, मतलब उनकी जो लाइनें हैं इतनी खूबसूरत है, इतने अच्छे से उसको ड्रेसिंग की गई है कि कोई भी पढ़ना चाहेगा। ये बात कौन कह रहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। ओके, अगला है, If human nature was destroyed and no monument left it except the works of Shakespeare, other beings of all his Shakespeare's women। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि if human nature was destroyed and no monument left to except the works of Shakespeare, कह रहे हैं कि यदि मानव प्रकृति को नष्ट कर दिया गया था और शेक्सपियर के लिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और शेक्सपियर के वर्क्स को छोड़कर कोई स्मारक नहीं छोड़ा गया था। आगे कह रहे हैं, अदर बीइंग्स ऑफ ऑल हिज शेक्सपियर्स वीमेन। आगे क्या कह रहे हैं? तो अन्य प्राणी उनके सभी शेक्सपियर की महिलाओं में,
यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है, इमोशन इज़ द मोस्ट परफेक्ट। उनके सभी शेक्सपियर की महिलाओं में जो इमोशन है वो सबसे उत्तम है, मतलब मोस्ट परफेक्ट है। वहीं पे मिरियांडा इज़ द परफेक्शन ऑफ मैडन लाइनस। वहीं पे मिरियांडा क्या है, मिरियांडा युतिपन की पूर्णता है। एंड परडीटा ऑफ डिवोशन, और जो परडीटा है वो क्या है, भक्ति की परडीटा है। तो ये किसने कहा है, ये मिसेस जेमसन ने कहा है। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि इमोजन क्या है, सबसे मोस्ट परफेक्ट है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्तम इमोजन है। मिरियांडा क्या है, मिरियांडा युतिपन की पूर्णता है। और जो परडीटा कौन है, वो भक्ति की है। परडीटा किस में है, ये जो कैरेक्टर है परडीटा, ये किस में है, आप लोग ज़रूर बताइएगा शेक्सपियर के किस प्लेज में परडीटा है। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स किंग्स आर नॉट नॉर आर मीन टू बी ग्रेट मैन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेक्सपियर के जो राजा वो महापुरुष नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शेक्सपियर के जो राजा हैं वो महापुरुष नहीं हैं, नॉर आर मीन टू बी ग्रेट मैन, और ना ही होने के लायक बने हैं। रेदर लिटिल अ क्वाइट ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी थ्रस्ट अपॉन ग्रेटनेस, बल्कि छोटी या बिल्कुल सामान्य मानवता महानता पर थोपी गई है। विद दोज पैथेटिक रिजल्ट, आगे क्या कह रहे हैं कि उनके दयनीय परिणामों के साथ द नेचुरल सेल्फ पिटी ऑफ द वीक हाइटेंड इन देम इनटू इरिस्टेबल अपील टू अदर्स एज द नेट रिजल्ट ऑफ दियर रॉयल प्रेरोगेटिव। आगे क्या कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि और जो कमज़ोरों के स्वाभाविक आत्मदया उनमें दूसरों के लिए जाल के रूप में अपरिवर्तनीय हो जाता है, और उनके जो शाही विशेषाधिकार का परिणाम है। तो ये कौन कह रहा है, ये वॉल्टर पेटर कह रहे हैं। क्या ये जानते हो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो शेक्सपियर के किंग मीन्स जो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज है उसमें जो राजा का कैरेक्टर जो भी निभाए हैं, जो शेक्सपियर का जो, वो सब राजा के लायक नहीं है। ये वॉल्टर पेटर ने कहा है, शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्लेज है उसमें जो किंग्स पे उन्होंने लिखा है वो वाकई में महापुरुष नहीं है, वो महान आदमी नहीं है, और ना ही कभी बनने के लायक हैं। तो ये बात किसने कहा है, वॉल्टर पीटर ने कहा है। ये कमेंट किसने कहा है, वॉल्टर पीटर ने कहा है इन हिज एस्से शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स। ये वॉल्टर पीटर का एस्से है, नाम क्या है, टाइटल क्या है, शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स में उन्होंने ये बात कही है कि जो शेक्सपियर के जो राजा हैं, मतलब शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्लेज में जो राजा है, जो किंग है, वो महापुरुष ने या ना ही बनने के लायक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने ही एस्से में कहा है। यहाँ पे भी आप याद रखिएगा, शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स ऐसे ही पूछ लिया जाएगा किसका है, तो वॉल्टर पीटर का है। ये एक एस्से है। ओके, अगला फैक्ट क्या है, मतलब अगला कोट है, किंग जॉन इज़ द रियल क्रिमिनल। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो किंग जॉन है वो एक रियल क्रिमिनल है। वीक इन द क्रिमिनलिटी, मतलब जो अपराधिता में वो बहुत कमज़ोर है तो क्रिमिनल, लेकिन क्रिमिनलिटी में क्या है, बहुत कमज़ोर है। अगला क्या कह रहे हैं, हेनरी सिक्स इज़ द रॉयल सेंट। हेनरी सिक्स क्या है, एक रॉयल सेंट है, मतलब एक शाही संत है। वीक इन हिज सेंट लाइन्सेस, यानी कि उनकी साधुता में कमज़ोर है। ओके, यहाँ पे हेनरी सिक्स द रॉयल सेंट, मतलब हेनरी सिक्स क्या है, एक रॉयल सेंट है, एक शाही संत है। वीक इन हिज सेंट लाइनेस, जो किसमें है, साधुता में बहुत कमज़ोर है। द फीबलनेस ऑफ रिचार्ड सेकेंड कैन नॉट बी कैरेक्टराइज इन अ वर्ड, और रिचार्ड सेकेंड जो है उनकी जो कमज़ोरी है, उनकी कमज़ोरी को एक वर्ड में कैरेक्टराइज नहीं किया जाता, वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, मतलब वर्णित नहीं किया जा सकता है। ही इज़ अ ग्रेसफुल सेंटिमेंटल मोनार्क, वह एक ग्रेसफुल सेंटिमेंटल राजा थे। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, रिचार्ड सेकंड की बात कर रहा है, मतलब एक सुंदर भावुक सम्राट थे। अगला है रिचार्ड थर्ड इज़ द, यहाँ पे रिचार्ड थर्ड की बात हो रही है। रिचार्ड थर्ड इन द अदर ग्रुप, दूसरे समूह में रिचार्ड जो थर्ड है वो इज़ अ रॉयल क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग इन हिज क्राइम। जो दूसरे समूह में जो रिचार्ड थर्ड है वो एक रॉयल क्रिमिनल है और अपने क्राइम में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, आगे देख लेते हैं इसको। Henry IV is usurping Bolingbroke, a strong by a fine craft in dealing with events by regulation and policy by equal caution and daring। आगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हेनरी फोर्थ हैं वो हड़पने वाला बोलिंगब्रुक समान सावधानी और साहस से संकल्प और नीति द्वारा घटनाओं से निपटने में एक बढ़िया शिल्प द्वारा मजबूत है। किसकी बात कर रहा है, हेनरी फोर्थ की बात कर रहे हैं। अगला है द स्ट्रेंथ ऑफ हेनरी
फिफ्थ। हेनरी फिफ्थ की जो ताकत है इज़ दैट ऑफ प्लेइंग हीरोइक मैग्नीट्यूड, थॉरली साउंड एंड सब्सटेंशियल, फाउंडेड अपॉन द इटर्नल वेरिटीज़। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे हेनरी फिफ्थ की ताकत की बता रहे हैं कि हेनरी फिफ्थ कैसे हैं, वो प्लेन हीरोइक मैग्नीट्यूड मतलब सादा वीर हैं। परिणाम का आगे क्या कह रहे हैं, थॉरली साउंड एंड सब्सटेंशियल जो पूरी तरह से ध्वनि और पर्याप्त हैं, एंड फाउंडेड अपॉन द इटर्नल वेरिटीज जो शाश्वत सत्य पर आधारित है। आगे क्या है, Here then we may recognize the one dominant subject of the histories, how a man may fail and how a man may succeed in attaining a practical mastery of the world। आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ फिर हम इतिहास के एक प्रमुख विषय को पहचान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे कि एक आदमी कैसे असफल हो सकता है, हाउ अ मैन मे फेल, हाउ अ मैन मे सक्सीड, कि एक आदमी कैसे सफल हो सकता है और एक आदमी कैसे प्राप्त कर सकता है। ओके, आगे कह रहा है प्रैक्टिकल मास्टरी इन द वर्ल्ड, कैसे प्राप्त कर सकता है दुनिया की व्यवहारिक महारता। तो ये किसने कहा, इतना लंबा चौड़ा ये किसने कहा, ये डाउडन ने कहा है। अगला कोट है, For there is an upstart crow beautified with our feathers that with the tiger's heart wrapped in a player's hide. Suppose he is as well able to bombast out a blank words as the best of you, and being an absolute Johannes factotum is in his own conceit the only shake seen in country। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अपनी भाषा में समझते हैं। यहाँ पे ये किसने कहा है, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। कहाँ पे, ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट 1592 में कहा है। यहाँ इन्होंने शेक्सपियर को क्या कहा है कि देयर इज़ एन अपस्टार्ट क्रो, 1 मिनट, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, देयर इज़ एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। ओके, ये चीज़ उन्होंने कहा शेक्सपियर को कि एक नया कावा आया है, मतलब एक नौसिखिया कावा है जो हमारे ही पंखों से क्या कर रहा है, हमारे ही पंखों से अपनी उड़ान भर रहा है। ओके, सुशोभित हो रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, दैट विद द हिज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड। आगे कह रहे हैं कि एक प्लेयर्स हाइड में लिपटा हुआ, मान लीजिए, आगे कह रहा है सपोज ही इज़ एज वेल एबल टू बम्बास्ट आउट अ ब्लैंक वर्ड्स एज द बेस्ट ऑफ यू। मान लीजिए कि वो आप में से सबसे अच्छे के रूप में एक ब्लैंक वर्ड्स पर बमबारी करने में सक्षम है। ये कौन कह रहा है, रॉबर्ट ग्रीन कह रहे हैं, किसको, शेक्सपियर को कह रहे हैं। एंड बीइंग एन एब्सोल्यूट जोहान्स फैक्टोटम इज इन हिज ओन कंसीड द ओनली शेक सीन इन कंट्री। और आगे क्या कह रहे हैं, और एक पूर्ण जोहान्स फैक्टोटम होना उसके अंदर है, एक देश में एकमात्र शेख सीन का खुद पर गर्व है। तो ये किसने कहा है, इसमें आपको क्या याद रख सकते हैं आप, इसमें बस ये याद रख सकते हैं देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, ये याद रख सकते हैं। और ये पूछता है टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड, ये ओके। और ये कहाँ बोलते, ये कौन बोलता है, रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं। कहाँ पे, उनका एक पैम्फलेट है ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट जो 1592 में आया हुआ एक पैम्फलेट है, इसमें इन्होंने शेक्सपियर पे क्रिटिसाइज किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला कोट है, I loved the man and do honor his memory on his side adultery as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. बेन जॉनसन। ये किसने कहा है, बेन जॉनसन ने कहा है। क्या कहा, थोड़ी सी हिंदी समझ लेते हैं। कह रहा है कि I loved the man, मैं उस आदमी से, मैं उस पुरुष से प्रेम करता था, and do honor his memory on this side idolatry as much as any, और इस ओर की मूर्ति पूजा के विषय में मैं उसकी स्मृति का यानी कि उसकी मेमोरी का उतना ही सम्मान करता हूँ। He was indeed honest and of an open and free nature, जितना किसी और का है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं मैं उनका उतना ही सम्मान, उनकी मेमोरी का उतना ही सम्मान करता हूँ, as much as any, जितना किसी और का। आगे कह रहे हैं वो वास्तव में ईमानदार और खुले और मुक्त स्वभाव के थे। ये किसने कहा है, बेन जॉनसन ने कहा है। नेक्स्ट, सोल ऑफ द एज, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उम्र की आत्मा, द एप्लॉज, शाबाश, डिलाइट, प्रसन्नता, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, यानी कि हमारे मंच का चमत्कार। दाउ हैड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। वो एक, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो एक उम्र के लिए नहीं थे बल्कि हमेशा के लिए थे। ये किसने कहा है, ये भी बेन जॉनसन ने कहा है। कहाँ कहा है, अपनी पोएम टू द मेमोरी ऑफ माई बिलेवेड मास्टर विलियम शेक्सपियर एंड वॉट ही हैड लेफ्ट अ स्वीट सॉन ऑफ एवॉन, ये भी उन्होंने
कहा है। तो यहाँ पे आपको याद रखने की क्या ज़रूरत है, शोल ऑफ द एज ऐसे ही पूछ लिया जाता है, ये किसने कहा है, ये पूरा पूछ लेगा, द अप्लॉज डिलाइट ये पूरा पूछ लिया जाएगा, ये कोटेशन है। ओके, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, ओके यहाँ पे ये पूछ लेता है, इस स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये भी अलग अलग से पूछ लेगा या तो एक ही पूछ लेगा, इतना पूछ लेगा। तो ये किसने कहा है, बेन जॉनसन ने कहा है। और अगर क्वेश्चन को टफ बनाना तो कहाँ कहा है, तो उन्होंने अपनी पोएम टू द मेमोरी ऑफ बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर में उन्होंने कहा है। और ये भी स्वीट सॉन ऑफ एवॉन, ये भी किसने कहा है, बेन जॉनसन। ये सारे ही वर्ड उन्होंने अपनी पोएम में कहा, लेकिन अगर क्वेश्चन बनते हैं तो अलग अलग भी पूछ लेता है, ज़्यादातर अलग अलग ही पूछता है। ओके, अगला फैक्ट देख लेते हैं, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये किसने कहा है, बेन जॉनसन ने कहा है। अभी हमने पढ़ा कि वो एक उम्र के लिए नहीं थे बल्कि हमेशा के लिए थे, जब भी कोई एज आएगा वो हमेशा शेक्सपियर जिंदा रहेंगे, ये बेन जॉनसन ने कहा है। अगला फैक्ट देख लेते हैं, आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, हमारा सबसे प्यारा शेक्सपियर फैंसी का बच्चा, ये किसने कहा है, जॉन मिल्टन ने कहा है। किसमें, एल एलिक्रो में कहा है। ओके, अगला देखते हैं, टू बिगिन देन विद शेक्सपियर ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शेक्सपियर के साथ शुरू करने के लिए आगे कह रहे हैं, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स, वे सभी आधुनिक और शायद प्राचीन कवियों में सबसे बड़े और सबसे व्यापक आत्मा वाले व्यक्ति थे। ये बात किसने कहा है, तो ये बात आपके जॉन ड्राइडन साहब ने कहा है। किसमें, अपने एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में कहा उन्होंने ये बात। ओके, ये जो कोटेशन उन्होंने शेक्सपियर को कहा है, किसमें, अपने एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में कहा है। नेक्स्ट अगला कोट है, आई एडमायर हिम, बेन जॉनसन को कह रहे हैं कि आई एडमायर हिम मतलब मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, बट आई लव शेक्सपियर, लेकिन मैं शेक्सपियर से प्रेम करता हूँ। यहाँ पे हिम किसको बोला गया है, बेन जॉनसन को। और ये भी किसने कहा है, जॉन ड्राइडन ने कहा है। किसमें, एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में ये भी बात उन्होंने कहा है। ओके, नेक्स्ट, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। यहाँ पे क्या करें, उनकी कहानी के लिए रोमन और किंग्स की आवश्यकता है, लेकिन वो केवल पुरुषों पर सोचते थे। तो ये किसने कहा है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है। नेक्स्ट अगला कोटेशन है, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम व्हाट नीड्स दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डियर सन ऑफ मेमोरी मतलब स्मृति के प्रिय पुत्र, ग्रेट एयर ऑफ फेम मतलब प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी, व्हाट नीड्स दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम मतलब आपको अपने नाम के लिए इतने कमज़ोर गवाह की क्या आवश्यकता है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि शेक्सपियर को कह रहे हैं कि डियर सन ऑफ मेमोरी और ग्रेट एयर ऑफ फेम मतलब आपको अपने नाम के लिए एक वीक विटनेस की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि शेक्सपियर आपका जो नाम है, इतना प्रसिद्ध नाम है, इतने ग्रेटेस्ट राइटर हो, आपको अपने नाम के लिए किसी भी वीक गवाह की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात किसने कहा है, ये बात मिल्टन ने कहा है। कहाँ पे, अपनी पोयम ऑन शेक्सपियर में उन्होंने कहा है, जो कब आया था, 1630 में ये आया था। ओके, तो ये मिल्टन ने कहा है ऑन शेक्सपियर, जो आया था 1630 में। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं, वन डे वेयर देयर इज़ नो मोर ग्रेट ब्रिटेन, एक दिन जब, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक दिन जब ग्रेट ब्रिटेन नहीं रहेगा। व्हेन देयर इज़ नो मोर द यूनाइटेड स्टेट, जब संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं रहेगा। व्हेन देयर इज़ नो मोर द इंग्लिश लैंग्वेज, जब अंग्रेजी भाषा नहीं होगी। आगे कह रहे हैं विल एग्जिट शेक्सपियर, बट शेक्सपियर का अस्तित्व होगा। वी विल स्पीक शेक्सपियर, हम शेक्सपियर ही बोलेंगे। ये कौन कहा, इतना अच्छा कमेंट किसने कहा है कि जब ग्रेट ब्रिटेन नहीं रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं रहेगा, अंग्रेजी भाषा नहीं रहेगी, लेकिन तब भी शेक्सपियर का अस्तित्व रहेगा। मतलब शेक्सपियर रहेंगे और हम तब भी शेक्सपियर को पढ़ेंगे, शेक्सपियर बोलेंगे। ये बात किसने कहा है, मचाडो डी एसिस ने कहा है। ओके, अच्छा कमेंट है। नेक्स्ट, डांटे एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम देयर इज़ नो थर्ड। टी.एस. इलियट ने कहा है इन सेलेक्टेड एस्से में, उन्होंने कहा है कि डांटे और शेक्सपियर ने क्या किया है, मॉडर्न वर्ल्ड को क्या कर दिया है, आपस में ही बांट दिया है, कोई तीसरा इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ये टी.एस. इलियट ने कहा है, कहाँ, सेलेक्टेड एस्सेज में कहा। जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम।
अगला कोड क्या है, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलिस एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दूसरे हमारे प्रश्न का पालन करते हैं, मतलब दूसरे क्या है जो हमसे क्वेश्चन करते हैं, हमारे प्रश्न का पालन करते हैं। दाउ आर्ट फ्री, तुम फ्री हो, किसको बोल रहे हैं, शेक्सपियर को बोल रहे हैं कि तुम क्या हो, फ्री हो। एंड वी आस्क एंड आस्क, हम पूछते हैं और पूछते हैं, दाउ स्माइलिस एंड आर्ट स्टिल, और तुम मुस्कुराते थे और अब भी हो, आउट टॉपिंग नॉलेज, और सबसे ऊपर का ज्ञान है, मतलब तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो सबसे ऊपर का है। तो ये किसने कहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है अपनी ही सोनेट शेक्सपियर में। शेक्सपियर जो सोनेट है ये किसकी है, मैथ्यू अर्नोल्ड की है, इन्होंने इसमें शेक्सपियर को कहा है। ओके, अगला फैक्ट है, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड इट प्रोड्यूस्ड आवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड एट प्रोड्यूस, मतलब सबसे बड़ी प्रतिभा जो शायद मानव प्रकृति ने अभी तक उत्पन्न की थी। आवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर, हमारे असंख्य दिमाग वाले शेक्सपियर। ये बात किसने कहा है, एस.टी. कॉलरिज ने कहा है। अगला कोट है, इन अ वर्ड, एक ही शब्द में कहूँगा, ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट। ये किसने कहा है, W.J. लॉन्ग ने कहा है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा बट एक ही वर्ड में बोलूँगा कि वह एक यूनिवर्सल पोएट थे। ओके, वह एक यूनिवर्सल पोएट हैं, सॉरी। अगला है फैक्ट, आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एंड इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मुझे याद नहीं है कि मेरे जीवन में किसी किताब या व्यक्ति या घटना ने कभी मुझ पर इतना बड़ा प्रभाव डाला हो जितना कि शेक्सपियर के नाटकों ने, शेक्सपियर के प्लेज ने डाला है। ये बात किसने कहा है, गोथे ने कहा है। इसको आप गेटे भी पढ़ सकते हैं, गोथे। ओके, मतलब ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मुझे याद ही नहीं है कि मेरे जीवन में किसी किताब या व्यक्ति या घटना ने कभी इतना प्रभाव मुझ पर डाला जितना कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो मुझ पर डाल दिए हैं। ओके, अगला है कोटेशन, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़ बट ओनली हीरोइंस। ये किसने कहा है, जॉन रस्किन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फेमस भी है ना। अगला है शेक्सपियर, अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है, शेक्सपियर इज़ अ ड्रंकन सेवेज विद सम इमेजिनेशन। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शेक्सपियर कुछ कल्पना के साथ एक नशे में धुत है, मतलब कुछ कल्पना के साथ वह एक ड्रंकन सवेज हैं। हुज प्लेज ओनली इन लंदन एंड कनाडा, जिसके प्लेज केवल लंदन और कनाडा में ही पसंद किए जाते हैं। ये बात किसने कहा है, तो वॉल्टेयर ने कहा है। मतलब शेक्सपियर को कह रहे हैं कि वो इमेजिनेशन के साथ एक ड्रंकन सवेज है, एक नशे में धुत सवेज है, और जिसके प्लेज सिर्फ लंदन और कनाडा में ही देखे जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। ये बात किसने कहा है, वॉल्टेयर ने कहा है। ओके, नेक्स्ट, ऑफ ऑल शेक्सपियर प्लेज मैकबेथ इज़ द मोस्ट रैपिड, हैमलेट इज़ द स्लोएस्ट इन मूवमेंट। ये किसने कहा है, एस.टी. कॉलरिज ने कहा है। क्या कहा है कि शेक्सपियर के सभी नाटकों में मैकबेथ सबसे तेज है और हैमलेट चलने में सबसे धीमा है। यहाँ पे ये बात क्यों कहा है एस.टी. कॉलरिज, जैसे आपके T.S. इलियट ने हैमलेट को क्या कहा है, आर्टिस्टिक फेल्योर कहा है, और मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है। क्यों कहा है, यहाँ पे एस.टी. कॉलरिज भी कह रहे हैं मैकबेथ सबसे तेज है, क्योंकि मैकबेथ जो था वो अपनी एम्बिशन पूरा करने के लिए राजा डंकन को भी मार देता है, जो भी उसके रास्ते में आते हैं, जो भी उसकी एम्बिशन की रुकावट में आते हैं, वो सबको मारते चलता है। वो अपना काम करते रहता है, सोचता नहीं है कि ये काम करूँगा कि नहीं। वो उसको बस अपने, मतलब इतना सेल्फिश हो जाता है, इतना स्वार्थी हो जाता है कि बस उसको अपना एम्बिशन दिख रहा है। मैकबेथ करता जाता है, इसलिए उसको रैपिड कहा गया है। और हैमलेट जो है, इसको अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेना रहता है। ये सोचता है मारूं कि ना मारूं, और एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो वहाँ मार देता क्लॉडियस को, बट वो वहाँ पे भी नहीं मारता है, ये सोच के कि वो पूजा कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके सारे जो पाप हैं वो माफ़ी, मतलब उसकी जो सारे पाप हैं वो माफ़ कर दिए जाए। अगर मैं इस समय इसको मारता हूँ, कहीं ये नर्क के बजाय स्वर्ग में ना चला जाए। तो इसलिए हैमलेट को, जो हैमलेट की मूवमेंट है उसको स्लोवेस्ट कहा है, और मैकबेथ को रैपिड कहा है। ओके, एस.टी. कॉलरिज ने। अगला कोटेशन है, विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और योर शेक्सपियर यू इंग्लिश। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या आप अपना भारतीय साम्राज्य छोड़ देंगे, विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर, क्या आप अपना इंडियन एम्पायर छोड़ देंगे, आर योर शेक्सपियर, या अपना शेक्सपियर, यू इंग्लिश, आप अंग्रेज है, नेवर हैव हैड एनी इंडियन एम्पायर, या कभी कोई इंडियन एम्पायर था ही नहीं, आर नेवर हैव हैड एनी शेक्सपियर, या कभी कोई शेक्सपियर नहीं था। ये बात किसने कहा है, टॉमस कार्लाइल ने कहा है, किसमें, द लेक्चर ऑन 26 हेयर एज अ पोएट डांटे एंड शेक्सपियर। इन्होंने इसमें
कहा है। ओके, अगला है द मोरालिटी ऑफ शेक्सपियर लेटर ट्रेजेडीज इज़ नॉट रिलीजियस इन द ऑर्डिनरी सेंस एंड सर्टेनली इज़ नॉट क्रिश्चियन। ये किसने कहा है? जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है। किसमें? उनका एक किस्से है 1947, एक किस्से है, उसमें उन्होंने कहा है। क्या कहा है इसकी भी हिंदी से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि द मोरालिटी ऑफ शेक्सपियर लेटर ट्रेजेडी इज़ नॉट रिलीजियस इन द ऑर्डिनरी सेंस। मतलब शेक्सपियर की जो बाद की ट्रेजेडीज़ की नैतिकता समान अर्थों में धार्मिक नहीं है। एंड सर्टेनली इज़ नॉट क्रिश्चियन, और निश्चित रूप से ये ईसाई भी नहीं है। ये बात किसने कहा है? जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है। नेक्स्ट, बस 2 फैक्ट और देख लेते हैं, उसके बाद हम ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं करनी है। अगला कोटेशन है शेक्सपियर पुट फॉरवर्ड एंटी चर्च आइडियाज़ एंड डिड नॉट कंसिडर सुसाइड टू बी अ सिन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शेक्सपियर ने चर्च विरोधी विचारों को समान रखा और जो सुसाइड है, जो आत्महत्या को पाप नहीं माना। उन्होंने जो चर्च विरोधी विचार थे उसको क्या रखा? समान रखा, और जो सुसाइड है उसको सिन नहीं माना, मतलब पाप नहीं माना। दैट ही स्किलफुली अवॉइडेड कॉन्फ्लिक्ट विद सेंसरशिप। उन्होंने सेंसरशिप के साथ, उन्होंने कुशलता से सेंसरशिप के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको बहुत ही अच्छे से क्या कर लिया? अवॉइड कर दिया, बचा लिया। ये बात किसने कहा है? तो ये बात आपके वादिम निकोलेएव ने कहा है। रशियन शेक्सपियरियन स्कॉलर हैं ये, एक रूसी शेक्सपियर स्कॉलर हैं। ओके, वादिम निकोलेएव ने बात कही है। अगला भी देख लेते हैं। यहाँ पे 28 का है, हमने इसमें 28 कोट पढ़ लिया है। इफ़ एवर एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनल इट वॉज शेक्सपियर। अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई, और मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई ओरिजिनल के नाम पर, कोई मौलिकता के नाम पर कोई लेखक अगर है तो वो कौन है? शेक्सपियर। अगर कोई ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता का अधिक हकदार है तो वो शेक्सपियर ही है। ये बात किसने कहा है? अभी देखेंगे किसने कहा है, पहले पढ़ लेते हैं। होमर हिमसेल्फ ड्रू नॉट हिज आर्ट सो मीडिएटली टॉम टू फाउंटेन्स ऑफ नेचर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि होमर ने स्वयं अपनी कला को प्रकृति के झरनों से सीधे तौर पर आकर्षित नहीं किया है। इट प्रोसीज्ड थ्रू इजिप्शियन स्ट्रैटसेंड चैनल्स। आगे क्या कह रहे हैं कि ये मिस्र के स्ट्रैटसेंड चैनलों के माध्यम से आगे बढ़ा। किसकी बात कर रहे हैं? होमर की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि होमर ने स्वयं अपनी कला को प्रकृति के झरनों से सीधे तौर पर आकर्षित नहीं किया है। क्या कह रहे हैं? ये मिस्र के स्ट्रैटसेंड चैनलों के माध्यम से आगे बढ़ा है। कौन? होमर की बात कर रहे हैं। एंड केम टू हिम नॉट विथआउट सम टिंक्चर ऑफ द लर्निंग और सम कास्ट ऑफ द मॉडल्स ऑफ दोज बिफोर हिम। और आगे क्या कह रहे हैं? और उनके पास सीखने की कुछ मिलावट या उनके पहले के मॉडल के कुछ कलाकारों के बिना नहीं आया है। मतलब वो अगर सामने आया है तो चैनल के माध्यम से आया है, और अपने जो कुछ मॉडल हैं उनके कलाकारों मतलब उनके कलाकारों के हेल्प से आया है। ये बात कौन कह रहा है? ये अलेक्जेंडर पॉप कह रहे हैं। किसे? होमर को कह रहे हैं। अगला है, और क्या कह रहे हैं यहाँ पे? द पोइट्री ऑफ शेक्सपियर वॉज इंस्पिरेशन इंडीड। यहाँ पे कह रहे हैं कि शेक्सपियर की जो कविता है ना वो वास्तव में प्रेरणादायक है, प्रेरणा है। ही इज़ नॉट सो मच एन इमिटेटर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेचर। ये कह रहे हैं कि वह प्रकृति का एक उपकरण के रूप में इतना अधिक अनुकरण करता नहीं है। एंड इट नॉट सो जस्ट टू से दैट ही स्पीक्स फ्रॉम हर दैट सी स्पीक थ्रू हिम। आगे क्या कह रहे हैं? और ये कहना इतना ही नहीं है कि वह उससे बोलता है जैसे वह उसके माध्यम से बोलती है। मतलब कह रहे हैं कि एंड इट नॉट सो जस्ट टू सो, और इतना ही कहना, मतलब कह रहे हैं और यह कहना इतना ही नहीं है दैट ही स्पीक्स फ्रॉम हर, कि वह उससे बोलता है, मतलब वो प्रकृति के माध्यम से बोलता है। एंड दैट सी स्पीक थ्रू हिम, और प्रकृति उसके माध्यम से बोलती है। ओके, तो ये बात कौन कह रहा है? अलेक्जेंडर पॉप कह रहे हैं। तो यहाँ पे थे, ये कोड था। ओके, बाकी अगले जो भी फैक्ट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रही है। हमने इसमें 28 कोड को कवर कर लिया है जितना इसमें था बुक में। ओके, आपको कैसे लगे? हिंदी के साथ जितना भी पॉसिबल था मैंने हिंदी भी समझाने की कोशिश की है सारे कोटेशन की। आपको कैसे लगे ये रिवीजन? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और रिवीजन करते रहिए, आगे पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए। ओके, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक भी करिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को वॉच तो कर लेते हैं बट लाइक नहीं करते, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं।
ओके, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट या फिर जो भी रिवीजन रहेगा करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।